नमस्कार साथियों, आपको परीक्षागंज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को साइंस पेपर 2 का साइंस सेक्शन में आप लोगों को प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। तो आप लोग देखिए और मेरे से जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर है ये 2021 का, कह लीजिए 2022 का। ओके, मैं आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आप लोग को पता है कि ये मेरा प्लांट है। इस प्लांट में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वाटर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो कि हम मेरे द्वारा रिलीज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और वाटर हम लोग देते हैं और सनलाइट। इन सबसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसमें कि सबको पता है, बहुत लोगों को डाउट है या कह लीजिए भ्रम है कि ऑक्सीजन जो निकलता है, ऑक्सीजन जो मिलता है हम लोग को, ऑक्सीजन CO2 से निकलता है। लेकिन गलत है, CO2 से नहीं, वाटर से निकलता है। आप लोगों को मैं बता दूं, H2O जो होता है, यहां से H2 प्लस O2, ये O2 यहां से रिलीज होता है, ऑक्सीजन यहां से रिलीज होता है, जो हम लोग को मिलता है और हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 होगा, इसका ऑप्शन 2 होगा। याद रखिए, वाटर है, जल है, जल से ऑक्सीजन मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट आपका जल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स इट्स क्लॉटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स। इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए, इसका आंसर है, इसका आंसर हिपेरिन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लड जो होता है इसको रोकता है, क्लॉटिंग करने के लिए थक्का बजने से रोकता है हिपेरिन। लेकिन वही थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन हेल्प करता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, याद रखिएगा। थ्रोम्बिन क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर आ गया क्वेश्चन कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, तो थ्रोम्बिन, यही याद रखिएगा, ब्लड का कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बता दूं। ठीक है, इसमें है आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो देखिए आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इस वाले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे आपका पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस जो प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज में होता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजाइम्स आर केमिकली किसमें पाया जाता है? देखिए इंजाइम्स के केमिकली, ये टर्सरी, प्रोटीन का जो टर्सरी सेक्टर होता है ना, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। इसका क्या आंसर होगा? प्रोटीन। अब टेस्ट में, एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में कुछ ही दिन बच गए, तो मुझे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना होगा, हम लोग को रिवीजन, फास्ट रिवीजन करना होगा, जल्दी से कोर्स खत्म हो जाए, पीवाईक्यू खत्म हो जाए। यही सब क्वेश्चन आने हैं जो कि हम लोग को पेपर 2 के लिए याद रखना है, रिवीजन जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो विटामिन। बताइए कौन से एसिड विटामिन होता है? आप लोग आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे विटामिन सी जो होता है, इसको सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिए। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? एंटिस्टिंग में, एंटिस्टिंग में पाया जाता है। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में, याद रखिएगा आप लोग। मैलिक एसिड एप्पल में, फॉर्मिक एसिड एंटिस्टिंग में, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। फॉर्मेटिक अम्ल, ये वनस्पति घी वगैरह होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, फैट, फैट ऑयल वगैरह में, एनिमल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ठीक है,
इसमें पैराफिक मोन, स्नेहक तेल, पेट्रोल, ये सब पाए जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम में। बट कोक जो होता है ये कोयला में पाया जाता है, ये कोल में पाया जाता है कोक, इसलिए यहाँ पे नॉट लिखा है। ये एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें नॉट लिखा होता है, हम लोग आंख बंद करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर टिक लगाते हैं, जो हम लोग गलत हो जाते हैं। सीडीपी में आपको याद रखना पड़ेगा, सीडीपी में जब नॉट लग जाता है ना, क्वेश्चन और टेढ़ा बन जाता है। हम लोग को हमेशा एक चीज किसी भी सब्जेक्ट का याद, नॉट लगना मतलब खतरनाक, तो बड़े ठंडे दिमाग से नॉट वाले क्वेश्चन को करना है, ये याद रखिएगा। इसमें भी नॉट पूछा है तो ये नहीं कि लगा दे टिक, तो नॉट में याद रखिएगा नहीं पूछा है। पेट्रोलियम में कौन सा नहीं पाया जाता? तो कोक कोयला में पाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि H2 मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर काला यौगिक होता है, ठीक है। तो कौन सा मेटल है जो ब्लैक प्रोडक्ट देता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो नीचे होगा वही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर सकता है? ये ऊपर वाले सारे तो कर देंगे आप लोग को, ये हाइड्रोजन से जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये सारे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बट हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल होगा, ठीक है, वो रिप्लेस नहीं कर देगा। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा हाइड्रोजन के नीचे है, तो देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। केवल कॉपर एक ऐसा है कि लो रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। तो ये आंसर हो जाएगा जो कि रिप्लेस करेगा और ब्लैक प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो इसका आंसर कॉपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इथाइलिन एंड एसिटाइलिन कैन बी डिस्टिंग्विश, किसके द्वारा डिस्टिंग्विश होता है? तो याद रखिएगा टोलेंस रीजेंट, इसका आंसर होगा टोलेंस रीजेंट, टोलेंस रीजेंट द्वारा डिस्टिंग्विश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन विच कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, किस कंपाउंड में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +2 होगा? तो भाई ध्यान दीजिए, Na2 में अब ऑक्सीजन का निकालना है, ये 2x हो जाएगा, सोडियम का +1 होता है इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2, जो कि नहीं, ये होगा ही नहीं। यहां आ जाइए NO3 में, सोडियम का 1 होता है +3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। तो देखिए ऑक्सीजन का कितना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर 2 चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। इसका चेक कर लीजिए, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, तो 1 प्लस इसको 2 हो जाएगा, Na2 है ना, Na2 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा, जो कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आ जाइए, ऑक्सीजन की कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन ही तो निकालना है मुझे, x, और फ्लोरीन का हो जाता है -2, ठीक है, -2 होता है, इसका वैलेंसी याद रखिएगा, फ्लोरीन का -2 होता है इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? OF2 होगा, तो OF2 इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो ये देखिए इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा आधा अधूरा है, हिंदी वाला क्वेश्चन सही है। हिंदी वाला क्वेश्चन आप समझ जाइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। ये पानी का दिया हुआ है, पहले W दिया हुआ है 4/3, और कांच का दिया हुआ है, ग्लास का दिया है 3/2। आप लोगों को मैं एक यहाँ पे बताना चाहता हूं, ये मीडियम होगा रेयर और ये डेंसर है। जब ये लाइन रेयर से डेंसर में आ रहा है तो बेंड हो रहा है, इसका मतलब रेयर में क्या होगा? लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर में लाइट की स्पीड कम होता है, फिर यहां से फिर अवे जा रहा है, इसका मतलब डेंसर में लाइट की स्पीड कम है, रेयर में फिर आते ही इमरजेंट रे वाले पोजीशन में ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है, 3 मीडियम है, फिर स्पीड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक आप लोगों को मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर
ये बढ़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम घटेगा। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ गया तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का कितना है 3/2, वाटर का कितना है 4/3, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, ये 9/8, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं, ग्लास का रेशियो दे दिया है, वाटर का रेशियो पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, और इसका आंसर 9/8 आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए आप लोग, ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ अर्थ वायर इन हाउस होल्डिंग। हाउस होल्डिंग में अर्थ वायर का कलर क्या होता है, तो मैं इसका आंसर मैं आप लोग बता दे रहा हूं। इसका आंसर होता है अर्थ वायर में ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन का कलर इसलिए रखा जाता है कि अर्थ का कलर जो है ग्रीन रहना चाहिए। भाई अर्थ ग्रीन जितना रहेगा उतना प्रोटेक्ट रहेगा। पता है ना कि कितना दिक्कत हो रहा है आजकल, पेड़ काट दिए जा रहे हैं, तो ग्रीनरी अर्थ पे ज्यादा जरूरी है, तभी अर्थ बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसीलिए ग्रीन का जो कलर है अर्थ वायर को दिया गया। ठीक है, लाल किसका होता है, लाल होता है लाइव वायर का। लाइव वायर का क्या होता है, रेड होता है। लाइव वायर का मतलब होता है कि जिंदगी, अगर टच हुआ तो गए, इसलिए डेंजर का साइन होता है। रेड कलर किसका साइन होता है, डेंजर का, इसलिए लाइव वायर डेंजर होता है। ठीक है, लाल कलर दिया गया है। ब्लैक किसका होता है, ब्लैक न्यूट्रल वायर का होता है। ब्लैक किसका होता है साथियों, न्यूट्रल वायर का होता है। न्यूट्रल वायर को ब्लैक दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या बोला है, क्रिचॉफ्स लॉ। मैं आप लोगों को क्रिचॉफ्स लॉ, करंट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ये चार्ज होगा। ये भैया 11 12 का कोर्स है, इसमें वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, बहुत सारे इसमें लॉ है। इसका समझिए कि जो करंट लॉ जो बेस्ड होता है चार्ज पे होता है। नेक्स्ट आ जाइए, बाइनरी नंबर। आप लोगों को मैं बाइनरी नंबर निकालना सिखा दे रहा हूं, क्या होता है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बाइनरी नंबर का, ये बाइनरी नंबर है। ठीक है साथियों, बाइनरी नंबर हम निकालने सिखा दे रहे हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है कि 1 इंटू, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर 2 होता चला जाता है। तो देखिए 1 ये लिया हो ना, तो 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पावर हो जाता है, 0 टू 1, फिर ये 1 बचा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 आ गया आंसर, 2 2 जा 4, 0, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, 1, 8 4 12 प्लस 1 13, 13, तो इसका नंबर 13 आएगा। 13 कौन सा ऑप्शन है, 1 नंबर है ऑप्शन, ये सही आंसर हो जाएगा। तो बाइनरी नंबर इस तरह से निकालते हैं। अगर आ गया क्वेश्चन तो आप लोग पक्का निकालिएगा और बताइएगा। व्हाट इज सिल्क फार्मिंग, मैं आप लोगों को सिल्क फार्मिंग बताता हूं। सिल्क फार्मिंग क्या होता है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लूं कि दिखाई दे आप लोगों को कि मैं क्या बताने वाला हूं। ठीक है, सिल्क फार्मिंग किसको बोलते हैं, तो देखिए भैया सिल्क फार्मिंग होता है सेरिकल्चर। इधर दिखेगा कोकून वगैरह बना हुआ है। ठीक है, सेरिकल्चर होता है। पीसी कल्चर किसके लिए होता है, फिश फार्मिंग के लिए होता है। याद रखिए, अगर फिश फार्मिंग आ गया, पीसी कल्चर तो फिश फार्मिंग आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पता ही सबको, क्रॉप, क्रॉप फार्मिंग। क्रॉप फार्मिंग, एपीकल्चर के लिए किस लिए होता है, बी कीपिंग, हनी बी, पता है मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर यूज होता है। तो आप लोग समझ गए हैं सब कुछ।
सिल्क फार्मिंग का सेरिकल्चर, अगर पिसिकल्चर आ गया तो फिश फार्मिंग, एग्रीकल्चर क्रॉप फार्मिंग, एपीकल्चर बी कीपिंग, हनी बी के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है, मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, जो किंगडम का क्लासिफिकेशन है, मोनेरा जो है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। जो प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, प्लांटे होता है, एनिमेलिया होता है, ये सारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछता है, लास्ट स्लाइड में चलते हैं, ये पूछा है प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा में हो जाता है यूकैरियोटिक। क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करिएगा, जो आएगा तो लिखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है विच पिगमेंट, आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दूं, ठीक है। विच पिगमेंट इज एसोसिएटेड विथ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में देखिए, फाइटो मतलब होता है प्लांट, क्रोम मतलब होता है कलर, और फाइटोक्रोम जो होता है एक प्लांट पिगमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो पिगमेंट मतलब कलर होता है, तो इसका हो जाएगा फाइटोक्रोम। क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम प्लांट हार्मोन के लिए होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? इस क्वेश्चन को भी हम बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे। देखिए, टिश्यू डेट कनेक्ट्स बोन विथ अनदर बोन। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, कि हमेशा कई सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, एसएससी रेलवे बहुत सारे जगह पूछा जाता है। टिश्यू डेट कनेक्ट्स वन बोथ विथ अनदर बोन। देखिए, रिपीटेड में पूछा गया है, बोन से बोन कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है? इसको कनेक्ट करता है लिगामेंट्स। लेकिन याद रखिएगा, बोन टू मसल्स कौन कनेक्ट करता है? बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स कौन कनेक्ट करता है? टेंडन कनेक्ट करता है, टेंडन कनेक्ट करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा, आ गया है मान लीजिए इस बार रिपीटेड में, तो इसको टेंडन आंसर देंगे। क्या देंगे आंसर? टेंडन आंसर देंगे। नेक्स्ट है, इसमें देखिए, बीपी पोरस जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑकर्स, ये किस में होता है? राइजोफोरा में होता है, याद रखिएगा, राइजोफोरा में होता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन बता दूं। देखिए, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट का है, एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सीजीएस यूनिट होता है हीट का, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट होता है, ये होता है, इसका आंसर जूल होगा, याद रखिएगा। देखिए, जूल किस किस का ऐसा यूनिट होता है? एनर्जी का होता है, हीट का होता है, वर्क का होता है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का होता है। तो जूल बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, जिसमें वर्क है, हीट है, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे लोग। अगर इसमें से कुछ भी आ जाए तो जूल को एसआई यूनिट। ये कैलोरी जो होता है ना, ओल्ड टाइम में यूज होता था, ओल्ड मेट्रिक यूनिट है। ठीक है, ये ओल्ड मेट्रिक यूनिट है, बहुत पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में यूज होता है। ठीक है, ये वाट क्या है? पावर का ऐसा यूनिट है। किसका ऐसा यूनिट है? एसआई यूनिट पावर का है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो आप लोग वाट बताइए, वाट बताइएगा। ठीक है, फोर्स का क्या होता है? फोर्स का न्यूटन होता है, याद रखिएगा। तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे आंसर हो गए, कई सारे आंसरों को क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब इसका देखिए, ये पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। प्रेशर फोर्स और एरिया में, प्रेशर फोर्स और एरिया में रिलेशनशिप पूछा हुआ है। तो पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि प्रेशर जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है,
फोर्स और एरिया वेक्टर वेक्टर होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो प्रेशर हमारा ये वाला चीज ना होके गलत होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है सर? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, P इक्वल टू एफ अपन ए होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, P से प्रेशर, F से फोर्स और A से एरिया। तो देखिए सर, ये तो होगा नहीं, अगर होता भी तो P F इक्वल टू P इंटू ए अपन एफ तो होगा नहीं, तो ये तो पहले गलत हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी एलिमिनेट हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा सही होगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये भी दिख रहा है, एक तरफ से ये भी दिख रहा है। तो सर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर फोर्स एंड एरिया पूछा गया है, तो ये सही होगा। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर कैलकुलेशन ये आया है, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आया फॉर्मूला, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, ये सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सेकेंड होगा, इसका ऑप्शन सेकेंड लगेगा। ठीक है, आप लोग को ये ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सर, इस क्वेश्चन में क्या है, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 10 to 25। मोमेंटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो 10 से 25 और टाइम दिया 5 सेकेंड। तो सर क्वेश्चन याद रखिएगा, फोर्स का क्वेश्चन होता है, फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का डेफिनेशन होता है, फोर्स का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time is known as force। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का चेंज तो सबको पता है कि F इक्वल टू डेल पी अपन टी। तो डेल पी मतलब क्या होता है, P2 माइनस P1 अपन टी। सबको पता है एक चीज, ठीक है, क्या पता है सबको, P2 कितना दिया है 25 माइनस 10। ठीक है, टाइम कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15 अपन 5, तो 5 से 3 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, फोर्स की 3 यूनिट। तो 3 यूनिट क्या है, ये है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3 यूनिट होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइका के बारे में है। माइका के बारे में देखिए, तो माइका का बर्तन ये दिया हुआ है, ये देखिए माइका का बर्तन दिया हुआ है, ये गैस स्टोव पर रखा हुआ है, इसको यदि याद रखिए। इसका मतलब होता है जो माइका यूज होता है कुकिंग यूटेंसिल में, भाई सीधी बात है, अगर कुकिंग यूटेंसिल में यूज हो रहा है तो हीट का गुड कंडक्टर होगा, सीधी सी बात है भाई, और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, ये आंसर होगा, उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक। गुड हीट गुड कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, मतलब ये कि अर्थ पे अगर मैग्नेट को ना ऐसे लटका दे ऐसे, ठीक है, तो फ्रीली ऐसे 90 डिग्री पे ही आके रुकेगा। ठीक है, ना कि ऐसे रुकेगा ना ऐसे रुकेगा, ये जो मैग्नेट को हम फ्रीली हम लोग लटकाएं तो 90 डिग्री पर रुकेगा, इसीलिए बोला गया कि डीप कहां हो रहा है, ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री, इसलिए इसका आंसर 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट आइए, देखिए मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, देखिए मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर का क्या होगा आंसर, आप लोग बताइए सर। देखिए आप लोग बता दूं, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर होगा आइसोप्रीन। क्या होगा, आइसोप्रीन। कुछ चीजें 11th 12th की चीजें हैं,
तो हम लोग को याद रखने से ही मतलब है, ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किस कंपाउंड के पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, नियोपेंटेन के पास है कि आइसोब्यूटेन के पास है कि आइसोप्रोपेन के पास है कि एन पेंटेन के पास है, किसके पास हाईली बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हाईली बॉइलिंग पॉइंट उनके होंगे जिनके सरफेस एरिया बड़े होंगे, ठीक है, तो सरफेस एरिया जिनके बड़े होंगे उन्हीं के हाई बॉइलिंग पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि वंडर वाल फोर्स जो होता है अप्लाई हो रहा है, और वंडर वाल फोर्स अप्लाई उन्हीं पर सबसे ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है जिनकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है। ये सब में क्या होता है, नियोपेंटेन में ब्रांचेस होते हैं, आइसोब्यूटेन में ब्रांचेस होता है, आइसोप्रोपेन में ब्रांचेस होता है। ब्रांचेस में होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होता है। एन पेंटेन में क्या होता है कि लीनियर चेन होती है, कार्बन की लीनियर चेन होती है, इन सब में ब्रांचेस होती है, इसीलिए लीनियर चेन होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर एन पेंटेन होगा। एन पेंटेन के हाईएस्ट सरफेस एरिया होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज्यादा होगा, तोड़ने में बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, हक्कल रूल क्या होता है। देखिए हक्कल रूल का क्या होता है भाई साहब, समझिए आप लोग तो मास्टर साहब भी हो गए हैं, भविष्य के मास्टर साहब। देखिए ये बेंजीन का फिगर बनाया हमने, तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं पहले ही आप लोग आंसर होता है 4n+2 होता है। कैसे होता है, n जो होता है इंटीजर होता है, जितने रिंग होंगे उसको n की वैल्यू 1 होगा, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 है क्योंकि एक रिंग है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे 4n+2 में, तो 4 इंटू 1+2, तो 4 1 जा 4+2 इक्वल टू 6, ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो 6 आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्मूला इसके लिए होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे होगा, एक ये पाई 2 3 4 5 6, देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए फॉर्मूला सटीक है और यही फॉर्मूला होगा, ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो हक्कल रूल के लिए ये आंसर होगा 4n+2, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कौन सा नहीं होता है, इसमें भैया हेट्रोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है, ये हवा होती है, हवा, हवा देखिए साफ होती है, हम लोग टार्च जलाते हैं चला जाता है रे, ठीक है, ये ध्यान रखिए, वापस आने में स्मोक में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, दूध में भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जेली में भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये सब हेट्रोजीनियस, मतलब कि ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, स्मोक मिल्क और जेली, एयर जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है सर। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन, जो कि हमने आपका प्रैक्टिस सेशन कराया। नेक्स्ट, ये परीक्षागंज हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग बहुत ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए क्या और इंप्रूवमेंट हो सकता है, किस चीज के वीडियो लाया जाए दोबारा। और आपको थैंक यू सो मच जो हमारे वीडियो देखने के लिए, आप लोग बहुत बहुत, आप लोग यूपीटेट पास हो जाइए, मेरे तरफ से यही है, ईश्वर से कामना है कि यूपीटेट में पास हो जाइए, ठीक है। ओके, नमस्ते, बाय बाय।